नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। ये विकास नहीं वसूली है, ये नेता नहीं ठेकेदारों के एजेंट हैं और 10% नहीं, ये सीधे सीधे जनता के भरोसे पर डाका डाल रहे हैं। कानपुर में बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी कैमरे पर कबूल करते हैं कि विधायक निधि से विकास कार्यों में 10% कमीशन उन्हें सीधा तय है, लेकिन कार्यकर्ता सोचें कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। मतलब अब कमीशन नॉर्मल है, शिष्टाचार है, सदाचार है और उसका भी ऐलान मंच से होगा। भ्रष्टाचार की चाशनी को खत्म करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं की है, जिन्हें जनता समझती है ईमानदार, वो खुद भ्रष्टाचार की चाशनी में मौज ले रहे हैं और इसका खुलासा भी खुद डंके की चोट पर कर रहे हैं, यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब विधायक, सांसद कमीशन मैनेजर हैं, पार्षद कमीशन मैनेजर हैं? क्या ठेकेदारों से मिलने वाला हिस्सा अब राजनीतिक संस्कृति बन गया है? क्या विकास का बजट जाता कहाँ है? ठेकेदार की जेब में, विधायक के कमीशन में? क्या जनता अब सिर्फ टैक्स देगी और बदले में सिर्फ तमाशा देखेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र अब कमीशन तंत्र बन गया है? सीएम योगी की छवि ईमानदार है, मोदी भी ईमानदार नेता कहे जाते हैं और वो भी ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं। सरकार जनता के टैक्स से प्रदेश और देश चला रही है, लेकिन विधायक और सांसद अपने खजानों, जो खजाना है उसकी गाड़ी कमीशन के तेल पर चला रहे हैं। क्या यही वजह है कि एक बार विधायक बनने के बाद एक टूटही सी बाइक या टूटही सी कार में चलने वाला नेता काफिले में लेकर चलने लगता है, काफिले चलने लगते हैं। और जब विधायक खुद कह रहा है कि काम कराने के लिए 10% देना पड़ेगा, तो फिर जनता का क्या होगा? क्या कोई योजना बिना चढ़ावे के आगे बढ़ती है क्या? हम पूछेंगे आज मंथन में कि क्या ये भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार है, सदाचार है या कदाचार? क्या जुबान फिसल गई थी या आत्मा की आवाज बाहर आ गई? क्यों नहीं ये माना जाए कि आज का नेता जनता से नहीं, जेब से जुड़ा है? सवाल अहम है, आखिर विकास के नाम पर वसूली कब तक? सत्ता के संरक्षण में सिस्टम की सरांध क्यों? अब नेता क्या खुलकर कहेंगे हम विकास नहीं करते, हम रेट तय करते हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे कमीशन के दीमक में। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। नए जमाने में इसे आउटस्पोकन कहा जाता है, कुछ लोग जेनजी भी कह सकते हैं। क्या महेश त्रिवेदी आउटस्पोकन हैं, बड़बोले हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर जनता के सामने अपना कलेजा खोल कर निकाल कर रख दिए हैं? लेकिन ये कमीशन 10% नहीं, तमाम विधायक और जो ठेकेदार हैं, तमाम सांसद नेता जो कमीशन खाते हैं, कमीशन का तेल उनकी गाड़ियों में चलता है, उनके घर कमीशन से चलते हैं। ऐसे तमाम नेता महेश त्रिवेदी की इस बात से नाराज जरूर हुए होंगे कि नेताजी, कमीशन तो ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा होता है, ज़्यादा देना पड़ता है, 10% किसकी बात कर रहे हैं आप? इन्हीं सवालों को लपेटता हुआ ये रिपोर्ट हमारी। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। सुना आपने, सरकारी तनख्वाह मिल रही है, विधायक निधि से 10% कमीशन भी मिल रहा है। चिंता अपनी कीजिए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये बयान किसी ऐसे वैसे आदमी का नहीं, किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का है, जो विकास कार्यों में कमीशन खोरी की पोल खुद ही खोल रहे हैं। बीते गुरुवार को पार्टी की एक बैठक में विधायक महेश त्रिवेदी ने जब माइक थामा तो अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल बैठे। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है
और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधान। ऐसा लगा मानो सरस्वती माता खुद उनके मुख पर सवार हो गई हो। फिर जो शब्द बाहर आए उसने विकास कार्यों में गड़बड़ झाला और विकास कार्यों में फैले भ्रष्टाचार की पूरी कहानी बयां कर दी। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश त्रिवेदी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि जनता के विकास में खर्च करने के लिए मिली निधि में भी ईमानदारी से 10% कमीशन मिल रहा है। इस बात पर वहां मौजूद कार्यकर्ता हंसने लगते हैं और तालियां गूंजती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्टी नेता बचाव की मुद्रा में है तो विपक्ष हमलावर हो गया है। और इस प्रकार की चर्चाओं में मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों का विश्वास है। व्यक्ति ने किस तौर पर कहा है कि नहीं कहा है, एक व्यापक जांच का विषय। मैं पार्टी का महामंत्री हूँ, पार्टी जो निर्णय इस संदर्भ में लेगी जांच करेगी, क्या उन्होंने कैसे कहा, तो उस संदर्भ में उनसे बातचीत करेगी। मुझे लगता है इतना ही कहना। क्या पार्टी जांच कर रही है? पार्टी अभी इस विषय को संज्ञान लेगी निश्चित तौर पर, चूंकि अगर जो सोशल मीडिया पर कोई चीज वायरल हुई है और कुछ आप लोगों के द्वारा अगर संज्ञान लाया जा रहा है तो निश्चित पार्टी कहीं न कहीं पूछताछ तो करेगी। क्या बात है, कैसी बात है? सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। विधायक जी 10% का कमीशन खाते हैं, ये तो ठीक है, पर कितना खाते हैं अब आपको ये भी बता देते हैं। मौजूदा वक्त में विधायक को क्षेत्र में काम कराने के लिए 5 करोड़ की सालाना निधि मिलती है। ऐसे में 10% कमीशन खाने का मतलब साल भर में विधायक जी जनता के 50 लाख रुपए डकार रहे हैं। यानी जो पैसा जनता के विकास के काम में खर्च होना चाहिए वो कमीशन के रूप में निपटाए जा रहे हैं। क्षेत्र में विकास के लिए जनता का पैसा टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंचता है, जो सरकार राज्य कोष में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों को खर्च करने के लिए देती है। बीते कुछ सालों में कई बार विधायक निधि भी बढ़ाई गई। पहले साल 2019 में विधायक निधि सालाना 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई थी। बाद में साल 2020 में विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया और फिर सीएम योगी ने साल 2022 में विधायक निधि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब 2019 से 2022 के बीच विधायक निधि में 3 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफा हुआ। ये बात रही विधायक निधि की। अब आपको विधायक की सैलरी के बारे में भी बता देते हैं। अभी अगस्त महीने में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल और मंत्री सुविधा कानून विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसके तहत यूपी में मंत्रियों और विधायकों को ज्यादा सैलरी और ज्यादा भत्ते देने का प्रस्ताव पारित हुआ। विधायकों को वेतन के तौर पर 2,66,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। हर विधायक को निर्वाचित क्षेत्र भत्ता 75,000 रुपए अलग से मिलता है। रेलवे कूपन के लिए सालाना 4,25,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए मिलते हैं। टेलीफोन का भत्ता 6,000 रुपए महीना मिलता है और सचिव भत्ता के तौर पर 30,000 रुपए महीना मिलता है। ऐसे में विधायकों की सैलरी लाखों में मिलती है, लेकिन इतने में भी किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी का पेट नहीं भर रहा। कई तरीके की सुविधाएं हैं पर कमीशन का दीमक नहीं मर रहा। ऐसे में 50 लाख रुपए का सालाना कमीशन खाने का मामला मामूली अपराध है। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये मंथन का सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी कार्यकर्ताओं के दिलों में घुसना चाहते थे। वो चाहते थे कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दिल में उनकी खास जगह बने कि तुम्हें क्या मिल रहा है कार्यकर्ताओं, हमें तो तनख्वाह मिल रही, हमें तो 10% कमीशन भी मिल रहा है, हमें मतलब सारे विधायकों को, मतलब अपवादों को छोड़कर 5-7% लोग होंगे, ऐसे हो सकता है, बहुत मुश्किल से होंगे जो कमीशन नहीं लेते होंगे। लेकिन 90-95% मेरा दावा है कि 90-95% विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि बिना कमीशन के कोई योजना स्वीकृत नहीं करते, ना लाते हैं, ना डेवलपमेंट कराते हैं। ऐसे दावे तमाम जगह इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स में भी किए जा चुके हैं और हकीकत तो यही है कि आप जहां भी जाएंगे यही स्थिति है। तो केवल ये मसला महेश त्रिवेदी का नहीं है,
ये कार्यक्रम सिर्फ महेश त्रिवेदी के लिए नहीं है, ये उस व्यवस्था की पोल खुलती है। महेश त्रिवेदी की बयान को अगर नज़ीर माने तो उस व्यवस्था की पोल खुलती है जो कहता है अपने आप को जनसेवक, और काम है कमीशन का। आज ये बड़ा गंभीर विषय है और इससे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सीधे सीधे जनता का सरोकार है कि जनता के टैक्स का पैसा, अगर किसी योजना में, किसी सड़क में, किसी उसमें अगर विधायक निधि का पैसा लग रहा, सांसद निधि का पैसा लग रहा है, तो 10 से 15%, 20% विधायक जी, उसके बाद फिर इंजीनियर साहब, फिर अधिकारी, फिर मतलब कुल मिला के जनता के हिस्से में 30 से 40% ही पैसा आता है जिससे उसकी सड़क बनती है। तो हम कैसे उम्मीद करें? और जो ठेकेदार कमीशन नहीं देता, विधायक जी खुरपी लेकर सड़क खोदने पहुंच जाते हैं। कुछ विधायक तो बेलचा लिए रहते हैं, वो बेलचा ठेकेदार को भी करते रहते हैं और सड़क पे भी करते रहते हैं। ये हालत है। तो अब ऐसे में जनता क्या करे? जनता सुने मूर्ख बनकर और फिर नारे लगाए, जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इनके नारे लगाए चुनाव में। जनता यही करे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधान परिषद सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है बाबूलाल जी, आपका बहुत धन्यवाद। हरिकेश बहादुर जी हैं, पूर्व सांसद हैं, 2 मरतबा वो संसद के सदस्य रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अक्सर हमारे साथ कार्यक्रम में हरिकेश जी रहते हैं। फरहाद कासिम साहब हैं, नगर निगम के ठेकेदार हैं और तमाम सारे काम करते हैं। हरिकेश बहादुर जी उस वक्त सांसद थे, मुझे लगता तब सांसद निधि नहीं रही होगी और पक्का ही नहीं रही होगी। हरिकेश जी, आप लोग कैसे जनता के लिए कैसे काम करते थे? आजकल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि भाई बिना सांसद विधायक निधि के वो काम ही नहीं कर सकते। आप लोग कैसे जनता के लिए काम कर सकते थे? और इस कॉन्सेप्ट को, निधि के कॉन्सेप्ट को आप क्या मानते हैं? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, आवाज जा रही है ना? हाँ, बोलिए बोलिए कृपया। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग सांसद थे, मैं 77 में पहला इलेक्शन लड़ा था जी। उस समय एमपीज की सैलरी जो है 1000 रुपए थी और 500 रुपए महीने उनको भत्ता मिलता था, 1500 जी। और प्रतिदिन 51 रुपए का भत्ता मिलता था जब संसद चलती थी या कमेटी की मीटिंग होती थी जी। तो हम लोगों को करीब एवरेज जो मीटिंग्स वगैरह हम लोग सब अटेंड करते थे, वो 2200-2300 रुपए से लेकर के करीब 2500-2700 रुपए मंथली सब मिलाकर के एवरेज आता था जो मिलता था जी। और हम लोगों के टाइम में एमपीज को जब हम लोग अपने क्षेत्र का दौरा करते थे जी तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं होती थी। जी। हमको अपने खुद के खर्चे पर अपनी जीप लेकर के या उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी था डाल के हमको खुद उसका दौरा करना पड़ता था। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था तो 77 में जो मैक्सिमम लिमिट थी पैसा खर्च करने की एक चुनाव में जी, वो 35,000 रुपए थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 35,000 जी, 35,000 जी। अब इस बात को बंद करके अब दूसरे साइड में जरा कंपैरिजन साइड में चलिए। ये जो 35,000 रुपए उस समय लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम खर्च की लिमिट थी 77 में जी, वो आज 95 लाख रुपए है जी। लोकसभा का बता रहा हूँ, विधानसभा के बारे में मुझे नहीं जानकारी है जी। तो 35,000 हमारे टाइम में थी, वो अब इस समय 95 लाख है। हम लोगों के टाइम में कोई भी इस तरह का एड नहीं मिलता था कि हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हम लोगों के डिस्पोजल पर हो। हमारे पास भले पैसा ना हो, लेकिन अगर हम कलेक्टर से कह दें या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से कह दें या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियरों से कह दें, इरिगेशन वालों से कह दें, तो हमारे कहने से कुछ काम जो जरूरी होते थे जनता के वो जरूर हो जाएं। तो मैं एक बात मानता हूं कि उस समय देश आर्थिक रूप से इतना समृद्ध नहीं था जितना आज के दिनों में है जी। क्योंकि सन 1991 में जो हमारी आर्थिक पॉलिसी चेंज हुई, उस 1991 की चेंज के बाद देश में एक समृद्धि आई जी।
और वो समृद्धि का जो फायदा देश की जनता को इस तरह से मिलना चाहिए था, हम तो कहेंगे फायदा तो मिला, लेकिन वो फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन हम उसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि 52 का इलेक्शन जब हुआ था, 52 का, तो वो तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं याद है, लगता था कि इलेक्शन हो रहा है। 57 में जो इलेक्शन हुआ था उसका मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय लोग जो हैं, जनता, जबकि फटे कपड़े पहन करके लोग रहते थे, खाने के लिए लोगों के पास नहीं होता था, राशन की दुकानों से राशन लेते थे, लेकिन अगर किसी नेता के बारे में थोड़ा भी ये पता चल जाए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उसको लोग वोट नहीं देते थे, वो आदमी जरूर हार जाता था। बहुत मुझे बड़ी विधायक बात, के बारे में बहुत बड़ी मालूम है, बात कह रहे उनके हैं आप। ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया कि 500 रुपए का इन्होंने घूस ले लिया है। अब वो 500 रुपए के घूस की बात जहां तक मुझे याद आती है, वो ऐसा चर्चा का विषय बनी क्षेत्र में कि वो चुनाव हार गए, जबकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और जी। उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। 500 रुपए के घूस की बात आ गई थी। और इस तरह से 57 का इलेक्शन देखा। 62 के इलेक्शन को तो मैं याद थोड़ा रख सकता हूं, क्योंकि उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता भी था, तो हमें थोड़ा सा याद है कि, लेकिन फिर भी उस समय स्टैंडर्ड इतना हाई था। सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा कि राजनीति में कोई अपराध करने वाला आदमी राजनीति में आता ही नहीं था। न उसको कोई पार्टी टिकट देती थी, न जनता उसको वोट देती थी। लोग कहते थे अरे ये इस तरह का आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। मैं इस चीज को 50s और 60s तक देखा कि ऐसे एलिमेंट राजनीति के अंदर बिल्कुल ही उनका कोई कदर नहीं था। एक आदमी के बारे में मैंने जरूर सुना कि वो पहले डकैती वगैरह डालते थे, बाद में वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और उन्होंने जनता से ये कहा कि अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में सुधार हो जाए तो हमको विधानसभा में भेज दो, नहीं तो हम यही सब करेंगे। और जनता ने इसी बात पर, एक क्षेत्र की जनता ने उनको वोट दे दिया था और वो चुन के आ गए थे। मैं नाम वाम नहीं देना चाहता किसी का, लेकिन मैं इस केस को जानता हूं। तो वो चुनाव जीत के गए तो लोग, बड़ी चर्चा हुई जनता में, अरे वो तो अब की बार एमएलए हो गया, देखो जनता ने उसको वोट दे दिया। तो प्रचार हुआ कि अरे भाई वही कह ही रहे थे कि हमको, अगर हमारा सुधार चाहते हो तो हमको विधानसभा भेज दो। तो अब बाद में वो कई टर्म रहे और बाद में इन्होंने सब काम भी छोड़ दिया था, ये बात भी सही है। लेकिन वो शुरुआती दौर की एक बात मुझे याद आती है कि उसने, लगता है कि कोई एक रास्ता खोला राजनीति के अंदर। और बाद में हिंदुस्तान की राजनीति में जब इस तरह के तत्व आने लगे, तो मैं कम से कम 50 साल पहले की बात मैं याद कर सकता हूँ। 45 से 50 साल तो हुआ ही होगा। मैं जब राजनीति में नहीं भी था, शायद नहीं, राजनीति में आ गया था, तो मैं ये कहता था, मैं 72 से राजनीति में हूँ, तो मैं ये कहता था कि 4C, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम, इस 4 के चंगुल में इस देश की राजनीति फंसती जा रही है। जी। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश के सर्वोच्च पदों पर अपराधी बैठ जाएंगे और वही बनेंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पदों पर। चर्चिल ने जब हिंदुस्तान के आजादी का विरोध किया था, जो चर्चिल हम लोगों का बहुत दुश्मन था, उसकी वजह से हमारे देश में भुखमरी से 43-44 में लाखों लोग मर गए थे। बंगाल फमीन की बात आप लोग जानते होंगे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। चर्चिल ने जब आजादी का हमारे विरोध कर रहे थे वो अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। उसने कहा था कि जिस देश को तुम आजाद करने जा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर एटली को बोला था, उस देश को जब तक ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग वहां पर हैं, तब तक भले ये देश 20-25 साल तक सही रास्ते पर चल जाए, उसके बाद ये देश अपराधियों के हाथ में चला जाएगा और अपराधी इस देश को बुरी तरह लूटेंगे और बर्बाद कर देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। इसका बड़ा विरोध हुआ और हम लोग आज भी विरोध करते हैं कि चर्चिल हमारा आजादी का विरोधी था और बहुत बड़ा विरोधी था। ये सब बातें हम करते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आज हम वो सारी चीजें सत्य कर रहे हैं? अभी एडीआर की रिपोर्ट आई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस भी किया हुआ है कि अपराधियों को क्यों कानून बनाने का हक दिया जाना चाहिए, जिनके ऊपर के केस चले हैं और जिनको सजा हो गई, ये सब तरह की पूरा पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें दिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 291 अपराध की पृष्ठभूमि वाले लोग चुने गए हैं लोकसभा के मेंबर। इस समय 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, वो है, उस संख्या है 71%। ठीक है, नहीं 50, जस्ट 46%।
251 46%। और कहा है कि उसमें 171 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेज, और चार्जेस क्या क्या हैं? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। ये सीरियस चार्जेज हैं कितने पर? 171 पर, यानी वो परसेंटेज है 31%। ये लोकसभा की बात बता रहा हूं आपको, जो वर्तमान लोकसभा है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई उसमें 71 आदमियों की जो मिनिस्ट्री बनी थी, उसकी भी एक रिपोर्ट आई, एडीआर के ही जरिए आई। उसमें करीब 28 लोग ऐसे थे जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि था, उसमें 19 ऐसे थे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे। ये सब नेशनल डेलीज में छपा है, हिंदू वगैरह में। एक मिनट, हम अब अपनी आपकी बात पर आता हूँ। एक बैकग्राउंड आप जान लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज क्यों ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि आज पार्टियां ये कहती हैं विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता किसमें है, कौन जीत सकता है। यानी पार्टियां ऐसे आदमियों को टिकट देती हैं और जनता बाद में इनको वोट देती है। जनता से कहते रहिए कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको मत वोट दो, लेकिन जनता उन्हें जरूर वोट देती है, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस देखती है। पार्टियां विनेबिलिटी देखती हैं, जनता इफेक्टिवनेस देखती है। क्योंकि इस तरह के तत्व जाके अफसरों को मार देते हैं, गाली दे देते हैं, तो सब कहते हैं लोग कि अरे ऐसे इस साहब का तो बड़ा दबदबा है, इनकी बात से तो हर अफसर डरता है और काम कर देगा। तो वो इफेक्टिवनेस देखती है जनता, और ये नेता लोग विनेबिलिटी देखते हैं। तो बहुत सारी पार्टियां ऐसे लोगों को देती हैं, तब जाकर के ये कंपोजिशन बन रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर आप देखते जाइए कि अगर नेताओं को आप जिम्मेदार माने, पार्टियों को जिम्मेदार माने, तो सही है, तो देते ही हैं टिकट। बहुत सी लोगों को टिकट नहीं भी देती है पार्टी, ऐसे लोगों को। लेकिन इस तरह के तत्व इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं और फिर भी वो जीत जाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे, तो जनता ही उनको वोट देती है। इसलिए होते, जिससे जनता की भी कहीं कहीं कोई लेकिन हरकेश जी, क्रिमिनल बहुत सारे जाते हैं राजनीति में, लेकिन ये तो खुलेआम एक तरीके से रेट खुला हुआ है। ये तो आर्थिक अपराध का मसला है, सीधे सीधे विधायक का सांसद निधि में कमीशन लेंगे ही। इसके बारे मूल प्रश्न ये है। हम सब लोगों की इसकी पूरी जानकारी, आपको भी जानकारी होगी, यहाँ बैठे हुए सबको जानकारी होगी कि इसमें बहुत सारे लोग, अब उनका परसेंटेज कितना है, 90% है कि उससे भी ज्यादा है कि उससे कम है। कम से कम ऐसे लोग हैं जो विधायक हो या लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, वो अपने क्षेत्रों में जब काम कराते हैं तो इसका बहुत चर्चा होती है कि उनको पैसा दिया गया। अब उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग, बड़ी संख्या है। मैं तो ये मानता हूं कि पैसा ना लेने वालों की बहुत कम संख्या है हरकेश जी। पैसा ना लेने वालों की संख्या बहुत कम बची है। अब इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कितने लोग नहीं लेते हैं। देखिए, एक बात आप ये देखिए कि आज जो मैंने आपसे कहा 95 लाख रुपया क्यों किया गया, जो 35,000 रुपया हमारे टाइम 77 से, और आज तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बीता। 23 साल उधर बीता है, 25 साल इधर बीता है, 48 साल हुआ। तो हम तो खैर राजनीति में 52-53 साल से हैं, लेकिन हम 48 साल के अंदर ही ये देख रहे हैं कि ये संख्या, ये पैसा जो है 35,000 से बढ़ के 95 लाख क्यों पहुंचा। क्योंकि सिस्टम भी ये समझ रहा है कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन क्या है, 95 लाख रुपया ने 1 करोड़ रुपए से कम खर्च करके, हम एक लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए का खर्च करके आप समझते हैं कि कोई एमपी चुनाव जीत करके जा रहा है? तो ये इतना तो अब विधानसभा के लिए हो गया है या इससे भी ज्यादा। कारण इसका क्या है, इस पर हम लोगों को जाना चाहिए। बड़ी बात है, लोग पैसा बांटते हैं, लोग पैसा लेते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं कि लोग पैसा बांटते हैं। हरकेश जी बहुत पुराने सांसद रहे हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग पैसा बांटते हैं, इसीलिए पैसा लेते हैं। मूल प्रश्न ये है, अभी वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग ऐसा करते हैं जो विकास निधि में पैसा लेते हैं, करते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं लेते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। कमीशन का दीमक, और ये कमीशन का दीमक नेताओं को लगा हुआ है। यानी कि जो राजनीति है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं जनप्रतिनिधि,
वो सारी निधियों में कमीशन लेते हैं। अब उनकी मजबूरी क्या है, वेतन भत्ते तमाम चीज़ें होने के बाद भी उनको कमीशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ये बड़ा प्रश्न है। और उस जनता जनार्दन के हिस्से के विकास कार्यों से कमीशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी गिरेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फरहत कासिम साहब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर हैं, नगर निगम और तमाम जगह वो काम करते हैं। फरहत साहब, इस तरीके की मुश्किलात या इस तरीके की चीज़ें जब आप लोग काम करते होंगे तो कभी पेमेंट रुक गया, कभी किसी नेता ने आकर सड़क खोद दी, कभी किसी ने कुछ कर दिया, इस तरह की मुश्किलात आते होंगे, क्या तंत्र है, सिस्टम क्या है फरहत साहब? जी शुक्रिया सर, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया जी और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का जी, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जी देखिए, ये समस्या इस समय है विकराल रूप में जब प्रदेश का मुखिया 100% ईमानदार बैठा हुआ है। अब जो भी आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन एक चीज से वो पूरी तरह से इस मामले में सबकदोश हैं, या कि उनके ऊपर इस तरीके का कोई भी आरोप आज तक नहीं लगा। उसी प्रदेश के अंदर उन्होंने, सर आवाज लग रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा ठीक है। वर्तमान में उसी परिवेश में नगर निगम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौरव कुमार जैसे ईमानदार नगराध्यक्ष को पोस्टिंग दी है। इससे पहले भी जो यहाँ से ट्रांसफर होके गए हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी, वो भी 100% ईमानदार थे और कर्तव्यनिष्ठ थे, परंतु इसके बावजूद भी परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा इस कारण भी माना जा सकता है कि चुने गए जनप्रतिनिधि और विभागों में बैठे हुए जनसेवक दोनों ही एक दूसरे के निजी हितों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। वर्तमान में ठेकेदार के सामने कुछ चीज़ें एक विकराल रूप लिए हुए खड़ी है, जिसका सामना वो हर विकास कार्य में करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपना दर्द, अपनी समस्या किसके सामने कहे। जब जनप्रतिनिधि से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि जरा जनसेवक से बात कीजिए आप, और जब जनसेवक के सामने रखा जाता है तो वो जनप्रतिनिधि की तरफ टालते हैं। ऐसा इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के मिले हुए हैं, निजी हितों के पर्याय बन चुके हैं। साधक और सिद्धक हैं, दोनों एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे के सिद्धक साधक बन और गए हैं, सिद्धक एक दूसरे के निजी हितों की रक्षा कर रहे हैं, सिद्धक बन गए हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप। और उसके बाद वो कोई रास्ता और पकड़ नहीं पाता है, वो मजबूर होकर इस दलदल में धंस जाता है। और अगर वो कहीं अपनी बात को मजबूती से रखना चाहता है या इस ट्रेंड से हटकर वो किसी और पटल पर अपनी बात को रखता है कि मेरा हैरेसमेंट हो रहा है या मेरे साथ इस तरह की बदले की कार्रवाई की जा रही है कि मैंने काम तो अच्छा किया है, इस कारण मैं निजी हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा उनके, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। आज की तारीख में वो सिर्फ और सिर्फ परेशान होता है और मजबूर होकर उस रास्ते से होकर गुजरता है। और यदि उसने कहीं पर भी अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया तो जांच के नाम पर भी आज उसको एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ब्लैक लिस्ट भी कर दिए जाते हैं ठेकेदार, मुझे लगता है इसी चक्कर में। जी, ठेकेदार को हर तरह से परेशान किया जाता है, जबकि ब्लैक लिस्ट की एक प्रक्रिया इस प्रकार की है कि भाई अगर ठेकेदार क्षेत्र में विकास कार्य करा रहा है, यदि कहीं उसकी कमियां हैं जो काम को प्रभावित कर रही विकास कार्य को, तो
जनसेवक का ये काम है, यानी अभियंत्रण विभाग का जो भी कर्मचारी वहां पर पोस्टेड है, उसका ये काम है कि उसको डेली डेली निगरानी में रखे। उसके लिए सरकार जनसेवक तय करती है, अभियंत्रण विभाग में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। और अगर ठेकेदार कहीं काम खराब कर रहा है या गलत कर रहा है तो आप उसको समझाइए, नोटिस दे के उस काम को दोबारा सही कराइए, ये तो तत्काल हो जाएगा। वो काम फिर अपनी लाइन पर चलेगा, मानक के अनुरूप चलेगा। लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद, कार्य समाप्त हो जाने के बाद, अगर वो किसी भी पटल पर, अगर वो कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर साबित हुआ, आप इशारा समझ रहे हैं ना मेरा? दर्शक भी समझ रहे हैं। किसी भी का मतलब तो मुद्रा मोचन, मुद्रा मोचन सीधे सीधे मैं दर्शकों को समझा दूं कि ये फौरन जांच के दायरे में ले जाया जाता है। हाँ। अब अगर ये पूछा जाए, देखिए नगर निगम में भी सदन है जहां से वर्तमान में 110 पार्षद चुनकर आते हैं। हाँ, बड़े शहरों में तो यही गणित है कि 110, 105, 110 पार्षद बड़े शहरों में होते हैं। जी, जनप्रतिनिधि वार्ड की समस्या को उच्च सदन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वो क्षेत्र फरज साहब, ये तो उच्च अधिकारी फरज तक साहब, पहुंचाए। फरज साहब एक सवाल ले लीजिए, सर। मेरा एक सवाल ले लीजिए। सर एक सर। ये जरा हमारे दर्शकों के बताइए, जैसे विधायक जी ने तो बड़ी बेबाकी के साथ, मैं कहूंगा बड़ी हिम्मत वाले विधायक जी हैं कि कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई विधायक जी जिन्होंने कहा कि यार 10% हमें कमीशन मिल रहा है, तो इससे ज्यादा ही मिल रहा होगा, सांसदों विधायकों को इससे ज्यादा ही मिल रहा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। विधायक जी बहुत ईमानदार हैं, मैं इस के न्यूज के मंच से उनकी ईमानदारी की तारीफ करता हूं कि कम से कम भ्रष्टाचार को भी ईमानदारी से वो कह रहे हैं। वो इसे अब सुविधा शुल्क का नाम दे दिया गया है, ये जन शुल्क है, जनता का शुल्क है। अब कुछ नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं बचा है अभी। तो कुल मिलाकर विधायक जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया कि भैया मैं कमीशन लेता हूं। बहुत सारे बगुला भगत है, कमीशन भी ले रहे हैं और आधे घंटे का लेक्चर उनसे सुनिए, ईमानदारी पे भाषण देते हैं बैठ के। अगर आप किसी काम के लिए चले जाए जनता, तो फिर देखो कैसा समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट में, केवल मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूं, जिनमें विधायक सांसद निधि की भी शामिल है, ये कितना कमीशन वमीशन करके कितना बन जाता है। मान लो कि 100 रुपया की सड़क है या 1000 रुपया कहीं टेंडर हुआ, तो उसमें कितना पैसा इन लोगों के जेब में जाता है और फिर ठेकेदार को कितना मार्जिन मिलना चाहिए और फिर जनता के लिए कितना बचता है सड़क के लिए। जरा ये समझाइए गणित हमें मोटे तौर पे। भाई देखिए, जो ठेकेदार का प्रॉफिट होता है आगणन के अनुसार, हाँ, वो 10% होता है। वो लिखा पढ़ी में होता है, लिखा पढ़ी में होता है वो कि भाई उसको इतना प्रॉफिट होना चाहिए आगणन में। जी, 10% माना जाता है। उसमें 2.26% हम लोग आयकर इनकम टैक्स दे देते हैं। ठीक है। अगर वहां पर साइट पर दौड़ भाग, विभागीय व्यवस्था, दौड़ भाग किसी बता रहा हूँ, 1% उसका जो है मिसलेनियस खर्च हो जाता है। हाँ, ठीक तो बात। उसका प्रॉफिट बचा लगभग 7%, 6.5%, 2.5% to 7%। अब इस प्रॉफिट को लेने के लिए उसको हर तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर वो जनप्रतिनिधि और जनसेवक के डिमांड के अनुसार, उसकी मांग के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप, जिसको अभी आप सुविधा शुल्क कह रहे थे, अगर वो पूरा करके आगे बढ़ता है तो हो सकता हो ये प्रॉफिट 15 to 20% भी हो जाए। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 10% है। इसलिए और आप उन लोगों का नहीं बता रहे हो, आप अपना तो बता रहे हो जो लिखा पढ़ी में है कागज में। आप उनका बताओ प्रॉफिट। लिखा पढ़ी में। और जो काम आजकल हो जनसेवक और जनप्रतिनिधि के बताओ, लोक सेवक और जनप्रतिनिधि कितना ग्रहण कर रहे हैं? 10 तो विधायक जी बता ही चुके हैं। 40% में काम होता है। अब 40% मतलब निकल जाता है उससे। 40%
काम के लिए आपके पास धनराशि जो सुरक्षित बचती है। रहती है कि इसमें आपको काम फुलफिल करना है। और 60% कमीशन में चला जाता है। 60% ठेकेदार की बचत और जो जनप्रतिनिधि आप जिसको कमीशन कह रहे हैं उस चीजों को मान लिया जाए सुविधा तो शुल्क 40% 60% सुविधा शुल्क हो गया जी। 40 to 45% में काम होता है। ये तो बड़ी भयानक स्थिति है। उमर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने वरिष्ठ स्थिति पत्रकार। वाकई बहुत जटिल है, बहुत खतरनाक है। हयात साहब, ये फराज साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो जनप्रतिनिधि और जनसेवक और फला जी और ढिका जी और ठेकेदार भी का उसी में शामिल है। 60% तो ही खा जा रहे हैं और उसके बाद भी बेलचा लेके सड़क खोदने पहुंच जाते हैं विधायक जी। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। महेश त्रिवेदी को तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, कानपुर के विधायक हैं वो, मैं तो बहुत भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ इस मंच से कि उस आदमी ने कम से कम जिगरा तो किया बताने के लिए। भ्रष्टाचार को बहुत ईमानदारी से बताया उस आदमी ने। महेश त्रिवेदी जी, महेश त्रिवेदी जी की बेबाकी और जिस तरह से उन्होंने खुले मंच से ये स्वीकारा कि भाई मुझे तो 10% मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां से सरवाइव करोगे। तो ये उन्होंने दरअसल भारत के जो हमारा जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरह से के लिए, उसका उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। और ये तो उन्होंने खाली विधायक निधि के संदर्भ में बात कही थी, लेकिन हकीकत क्या है कि चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, चाहे वो पार्षद निधि हो, किसी भी तरह का फंड, और इस बात को बहुत पहले राजीव गांधी जी भी स्वीकार कर चुके हैं कि 1 रुपया जो चलता है वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे ही रह जाता है। तो किसी भी तरह का जो सरकारी फंड है, जो सरकारी खर्च है, अगर 100% का 100% लग जाए तो आपको ये जो कभी पुल बह जा रहा है, कभी सड़क बह जा रही है, कभी आज बनी सड़क कल उखड़ रही है, कभी अस्पताल में दवा नहीं है, कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी जो रेलवे की कैटरिंग है उसमें खाने में चूहा मिल रहा है, कॉकरोच मिल रहा है, कभी मतलब आप A to Z, चाहे वो सरकारी स्कूल का में बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील हो, जिसमें एक पत्रकार ने दिखा दिया था, पत्रकार साथी ने नमक रोटी दिखा दिया था, उसको जेल हो गई थी। तो देखिए, ये एक हकीकत है जिससे हम लोग सब रूबरू हैं, लेकिन जबान पे कोई नहीं लाना चाहता है। त्रिवेदी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए हमें कि इन्होंने इस हकीकत को जबान पे ले आए। जैसा कि भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए फरहद साहब वो बता रहे थे कि 40% लगता है लागत का, परियोजना लागत का 40%। तो आपको ऐसी बहुत सी परियोजनाएं मिलेंगी जो कारपोरेट लेवल में तो छोटे बीटे हैं, नाली, खड़ंजा, सड़क, गली, तो मामूली। बड़े बड़े कारपोरेट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, आप देखिए जिनकी परियोजना लागत हजारों करोड़ में है, वो भी देखिए 3 साल से 6 साल 7 साल खींच जाते हैं और परियोजना लागत 2 गुनी हो जाती है। आखिर ये जो एक सेट पैमाना है, ये अब लग रहा है कांग्रेस के जमाने की बातें कर रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होता भाई। हयात साहब, अब जीरो टॉलरेंस राष्ट्रवादी सरकार है, कैसी बातें कर रहे हैं? हमें तब पिछले 11 साल में खाली गिरने वाले पुलों का आंकड़ा ही जोड़ लिया जाए तो तस्वीर सामने आ जाए। अरे वो हरगेश जी की पार्टी वार्टी ने बनवाया होगा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी सब तो बात दे दिए। अब एथेनॉल के मिक्सिंग से ले करके और क्रिकेट की फिक्सिंग तक कहां पे कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, अब सब पब्लिक डोमेन में है। आप चिल्लाते रहिए, विरोध दर्ज कराते रहिए,
मैच हो जाएगा। देखिए, ये सब चीजें ऐसी हो गई हैं जिनको लेकर के आज हम आप चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन इनका कोई वे आउट, कोई समाधान, कहने को आप कुछ भी कह लीजिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भले ही आप ना खा रहे हो। हयात इसमें साहब, कोई अभी दो राय हरकेश जी नहीं। कह रहे थे, हयात साहब हरकेश जी कह रहे थे कि जब उन्होंने 57 और 62 में वो जब मतलब अध्ययन ही कर रहे थे और 50 साल से ज़्यादा राजनीतिक जीवन है, 2 बार वो एमपी रहे, वो कह रहे थे कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो एक नेता को उन्होंने बताया कि 500 रुपये घूस लेने का आरोप लग गया। किसी ने कहा कि 500 रुपया उस आदमी ने ले लिया और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो चुनाव हार गए। ये स्थिति थी। क्या आज ऐसी स्थिति है? आज स्थिति ये है कि अगर वो जनप्रतिनिधि वोटिंग से पहले शाम को, जो कल वोटिंग होनी है, अगर आज शाम को 500 रुपए और साथ में और कुछ ना बांटे, मादक द्रव्य कोई, तो सुबह वो उसको रिजल्ट के लिए काउंटिंग हॉल जाने की जरूरत नहीं, उसको पता चल जाएगा अगले दिन ही, पहले ही हार जाएगा, क्या होने जा रहा है, पहले ही हार जाएगा। तो देखिए, जनता भी वही है। हमारे देश में हमारे नेता जो निकले हैं, जनप्रतिनिधि निकले हैं, लोक सेवक निकले हैं, कर्मचारी निकले, वो भी हमारे बीच से ही निकले, हमारे समाज का हिस्सा है। तो अगर गिरावट किसी एक जगह पे आई है तो बाकी जगह पे भी आई है। बड़ी फिलॉसफी वाली बातें हैं। आज आप लग रहा है फिलॉसफी पढ़ के आए हैं आप, तत्काल ताजा ताजा ये फिलॉसफी वाली बातें हैं कि अब समाज से निकला है ये। अरे हयात साहब, इसका बताइए समाधान कैसे होगा? विधायक जी एलानिया कह रहे हैं 10% हम खाते हैं और अब फराज साहब कह रहे हैं कि 40% पे ही काम होता है, तो भैया कैसे चलेगा? फिर तो हम लोग बिल्कुल मूर्ख बन रहे हैं। समाधान की उम्मीद कैसे करें? जनता मूर्ख बन रही है, जनता मूर्ख बन रही है। आप सोचिए सर, हम समाधान की उम्मीद कैसे करें और किससे करें? पीएम केयर फंड साहब आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ठीक, जो राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो लोन डिफाल्टर हुए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। अब आप बहुत सी चीजें हैं, बड़ी बड़ी डील्स हैं, उनमें सरकार की साहब एक ही प्ली होती है कि साहब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, साहब इनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। एक मामूली से कचहरी में आप तारीख लेनी होती है व्यक्ति को, और जज साहब भी वहीं बैठे रहते, माननीय हमारे न्यायाधीश जी भी वहीं बैठे रहते, और वहीं नीचे पेशकार बैठा रहता है। तो क्या पेशकार को नजराना दिए बिना क्या कोई तारीख लग जाती है, मिल जाती है? तो हम उम्मीद कहां करें? आज चुनाव आयोग कह रहा है साहब हम एसआईआर में दखल नहीं देने देंगे, हम नहीं बताएंगे कि साहब हमने जिनके वोट काटे वो क्यों काटे। भ्रष्टाचार खाली पैसे का लेन देन नहीं है, भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में अगर पारदर्शिता नहीं है, शुचिता नहीं है किसी भी तरह से हो, तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। आप चाहे जो कुछ करें, खाली पैसे का लेन देन थोड़ी ना है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार। हयात साहब, आज तो हमने जरा सांसद विधायक निधि को फोकस रखा है। अब इन सबको बड़े बड़े भत्ते मिलते हैं। अभी हरकेश बहादुर जी कह रहे थे कि 22 से 27 रुपया रोज मिलता था उनको, ठीक है, और कहीं संसदीय अब तो क्या 75,000 70,000 के निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। वो कह रहे थे तब हमको कहीं कुछ नहीं मिलता था, तब भी ये लोग सेवा करते थे। और आज ईमानदारी 2 लाख रुपया लेने के बाद भी अगर कमीशन चाहिए तो फिर क्या कहेंगे इसको? सर ईमानदारी की बात तो ये है सर कि अभी अभी धनखड़ साहब जो है वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और जाहिर सी बात है कि वो सांसद रहे हैं, उनको एक पेंशन मिलेगी, वो उपराष्ट्रपति मिल रहे हैं उनको दूसरी पेंशन मिलेगी, लोकसभा के उपसभापति रहे हैं उनकी तीसरी पेंशन मिलेगी, और विधायक भी रहे हैं वो, और उसके अलावा उन्होंने विधायक की पेंशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है कि साहब वो भी छूट ना जाए कहीं हम देख रहे तो 1,75,75,000 उनको सब हिसाब किताब लगा के मिलेगी जी। तो साहब देखिए, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस जमाने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
अपनी पेंशन लेना अपनी शान के खिलाफ समझता था। क्यों? क्योंकि उसने देश के लिए जो किया है, बलिदान दिया है, सेवा करी है, जेल गया है, वो इसलिए थोड़ा ना कहता कि उसे 250 रुपए, 300 रुपए, 600 रुपए पेंशन मिले। आज इस चीज के ऊपर बड़ा फख्र है कि साहब मुझे 4-4, 5-5 मैं पेंशन ले रहा हूं, मैं 6-6 पेंशन ले रहा हूं। आप कहीं भी चले जाइए, मामूली से मामूली भोजनालय में आपको 5 रुपए, 6 रुपए से कम की रोटी नहीं मिलती है सादी। और हमारे जो संसद की कैंटीन है, हमारे जो विधानसभाओं की जो कैंटीन है, जरा उनकी रेट लिस्ट देख लीजिए। 30, 40, 50 रुपए में बेहतरीन 5 स्टार कैटेगरी का लेविश खाना मिल जाता है। तो देखिए सर, हम किस उसमें की बात कर रहे हैं। आज अपने सांसद विधायक निधि की जो बात करी, सांसद विधायक निधि पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खेल का जरिया बन चुकी है। अपनों को रेवड़ी बांटना, किस ठेकेदार को कौन सा काम दिया जाएगा, उससे कितना आएगा, ये सब वो 2 करोड़ की विधायक निधि, 1 करोड़ की विधायक निधि में तय होता है। तो सर इसमें त्रिवेदी जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, उनको हार्दिक साधुवाद कि कम से कम उन्होंने इस बहाने इस पब्लिक डोमेन में इसको चर्चा में तो लाए वो, वरना चर्चा ही नहीं होती थी साहब इसमें। जी ये अपने आप में एक विमर्श में आ गया कि भाई ये तो इसको लेकर कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही गंभीर हो गई हैं। तो अब इसको कोई समाधान देखते हैं या इसको ऐसे छोड़ दिया जाए है साहब? ठीक है सर, समाधान करने का ना कि जब भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो ऊपर से बहती साहब है, खाली ऊपर सफाई हो जाए और नीचे गंगा में पनाले गिरते रहें तो आप गंगा को कैसे साफ कर पाएंगे? तो भले ही हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री के स्तर पर या कैबिनेट मंत्री के स्तर पर भ्रष्टाचार होगा या है, लेकिन क्या नीचे की जिससे जनता को रोज पाला पड़ता है, लेखपाल से, थाने के दरोगा से, कचहरी से, अपने सभासद से, एक आदमी का आरटीओ से पाला पड़ता है, सामने ट्रैफिक वाले से पाला पड़ता है, क्या इस लेवल के भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? ये तो अपने आप एक बड़ा सवाल है। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि ये जो सफेद कुर्ता वाले रहते हैं ना, ये सब ये कुलीन लोग, नेता जिन्हें हम पवित्र मानते हैं जी, तो सब इसीलिए तो अदम गोडवी जी का शेर है कि सब काजू है प्लेट में और विस्की गिलास में, कि रामराज उतरा है विधायक निवास में। तो सर ऐसे ही तो चीजें आ रही हैं। हमें जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ना, जनप्रतिनिधि अपने जीता, क्या कोई ईमानदार व्यक्ति आज तारीख में चुनाव लड़के जीत सकता है विधायक का? इक्का दुक्का मिसाल अगर हो सकता है तो हो जाए। 545 सांसदों और भारत भर में करीब 6000 से ऊपर विधायक हैं, उनके बीच में, वरना तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी आपको ऐसा मिलता होगा कि कोई बाहुबल या धन बल के बिना कोई चुनाव भी जीत सकता है। मामूली सांसद और पार्षद का, सांसद और विधायक छोड़ दीजिए, पार्षदी का चुनाव जीतना भी आसान नहीं है। ये बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बात है। और इस पर अभी मैं सुन रहा था कि इस पूरे प्रकरण पर पत्रकार साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता से पूछा लखनऊ में कि क्या इसको आप संज्ञान में लेंगे, क्या पार्टी संज्ञान में ले रही? तो वो 40 सेकंड तक सोचते रहे कि क्या कहें, इस पूरे मसले को क्या कहें, हाँ कहें ना कहें। उनका जवाब बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हमारे पत्रकार साथी कभी कभी किसी को धर्म संकट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अब वो बेचारे क्या कहते हैं कि संज्ञान में लेंगे या नहीं लेंगे? अरे बीइंग पार्टी के महामंत्री कम से कम इतना तो कहते हैं कि हाँ भैया, कम से कम हम एक सारे विधायकों से या सारे सांसदों से एक परिपत्र जारी करके हम पूछ लेंगे भाई कि ये सब क्या चल रहा है। इतना तो पार्टी कर ही सकती है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। देखिए सर, ये चीज और ऐसा नहीं है, ये इसमें समाजवाद है, इसमें कोई दल बचा नहीं है फयाज साहब, कोई भी दूध का धुला नहीं, कोई भी नेता धुला नहीं। बहुत मुझे लगता 2-3-4% हो तो समझ लो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है जो कमीशन ना लेते हो। इस सरकार में भी चाहे विधायक वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन विधायक निधि का जो खर्च होगा, जो उसमें उसका हिस्सा बनता है, वो उस तक पहुंचेगा साहब, वो ऑटोमेटिक रूट से पहुंचेगा।
अच्छा, हमें हमें ऐसा कोई बता रहा था कि जब आप टिकट जैसे ही मिलता है पार्टियों का, तो दो चार बड़े बड़े ठेकेदार, चूंकि फरहत साहब अब चले गए, नहीं मैं पूछता उनसे, कि वो पहले से अपना स्कॉर्पियो और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर टाइप की, वो उनका अपना बनवा के तैयार रखते हैं, और देखते जो जिताऊ कैंडिडेट है तो उसको पहले ही उपलब्ध करा देते हैं कि लो भाई 3 गाड़ियां हमारी तरफ थे, और अगर चुनाव हार गया तो खिंचवा लेते, नहीं तो परमानेंट रहता है। ये भी कल्चर चल गया आजकल। जी जी, बसपा की जो हमारी प्रमुख हैं बहन मायावती जी, उन्होंने इसी जो सोने की खान को देखते हुए ही अपने यहाँ जो टिकट की व्यवस्था रखी थी कि भाई तुम तो कमा लोगे, पार्टी क्या करेगी, से, और तब वो जीत की गारंटी भी होता था बसपा का टिकट। हाँ, तो बसपा हम पार्टी कैसे चलाएंगे? जैसे कभी तो कांग्रेस का टिकट बेरर चेक होता था, वैसे बसपा का टिकट भी काफी दिन तक बेरर चेक रहा है कि अपना नाम भरो, विधायक हो जाओ। जी जी जी, जी। तो उन्होंने कहा कि साहब तुम बेरर चेक तो बना लोगे, तो हमारा हिस्सा तुम साहब पहले दे जाओ, तुम हारो या जीतो तुम्हारा कहाँ पे। हरकेश जी फिर आ गए। हरकेश जी, कुछ समाधान देखते हैं, या हम लोग फिर ऐसे ही इसको मान लें कि ये तो फैसिलिटेट करने के लिए सुविधा शुल्क है, सारे लोग ले रहे हैं, तो विधायक जी कौन गुनाह कर रहे हैं, सांसद जी कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखिए, एक बात है कि ये समस्या तो बहुत विकराल है, और अभी उन्होंने कहा भी, हम भी कहना चाहते थे कि अभी कुछ ही महीने के अंदर, या हमारा ख्याल है आधे साल के अंदर, बिहार के अंदर तमाम पुल जो टूट टूट करके गिरे थे, उसके बारे में आपको जानकारी होगी जी। और यहाँ तक कि जो एक्सप्रेस हाईवे तमाम बनाई गई हैं, उनमें बनने के कुछ ही दिन के बाद, उद्घाटन के कुछ ही दिन के बाद तमाम गड्ढे पाए गए। सब बहुत सारी चीजें हैं, उससे डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। एक सज्जन जो बोल रहे थे, वो ठेकेदार साहब, वो कह रहे थे कि 40% के करीब खर्च होता है, 60% बंट जाता है। ये बहुत हमारा अपना जहाँ तक अनुमान है बहुत सही आंकड़ा दे रहे थे। अगर वो 40% को ये मान के चला जाए कि 50% तक लग जाता है, 50% खर्च हो जाता है, तो इतनी स्थिति तो आजकल बन ही गई है जिसमें कि ये सब हो रहा है। और ये सचमुच बड़ा चिंता का विषय है कि ये चीज कैसे रोका जाए, इस पर सभी लोग विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, कहते हैं। तो मुझे फिर वही अपनी 50 साल पुरानी वाली बात याद आती है, जब मैं कहता था 4C, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम, इसी के ग्रिप में राजनीति जा रही है। ये बात तब पुष्ट हुई जब इन्हीं चारों शब्दों का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने वो जो 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी की शाम को भाषण करते हैं राष्ट्रपति साहब बजे, उस भाषण में इन चारों शब्दों का प्रयोग किया था। और जब दूसरे दिन अखबार में ये छपा उनका भाषण, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे एक बात की, हम तो, हमारी उम्र तो बहुत कम थी उस समय, लेकिन हमको इस बात का हुआ कि देखो, मैं जो बात कहता हूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति भी वही बात कह रहे हैं, यानी हमारी बात में बहुत सच्चाई है। तभी नहीं तो राष्ट्रपति के लेवल पर कहीं, वो तो फर्स्ट सिटीजन है इस कंट्री के, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली चारों शब्दों का प्रयोग किया कि देश की राजनीति धीरे धीरे इस घोर अंधकार में प्रवेश कर रही है, और आज प्रवेश कर चुकी है। अब ये कैसे इसकी मुक्ति मिलेगी, देखिए, यह विचारणीय विषय तो है, लेकिन इसका कोई बहुत साधारण सलूशन आज की तारीख में नहीं बचा है, क्योंकि ये विकृति सारे जनमानस में आ चुकी है। अब किसी को भी आप अवसर देते हैं तो ज्यादातर लोगों के बारे में अब आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे। मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन की एक बात आती है, जो उन्होंने एक पुस्तक के प्रीफेस में लिखा है कि ऐसी चीजों को करने के लिए कठोर आत्मीय अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो ये चीज अब बहुत कम लोगों में है जो आत्म अनुशासन के जरिए अपने को संयत रखने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत बड़ा अभाव है, और ये कैसे होगा, क्योंकि विकृति लगातार हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण और सारी चीजों के कारण समाज में फैले हुए, एक अलग विषय है। शिक्षा को लोग समझते हैं कि खाली स्कूल कॉलेज नहीं, परिवार ही सबसे पहला स्थान होता है, समाज दूसरा स्थान होता है, तीसरा स्थान होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कि लोग सीखते हैं। लेकिन लोग अपने शुरुआती जीवन के जहाँ से परिवार से शुरू करते हैं, वहीं से गड़बड़ी सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि परिवार में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा संस्थाओं जब तक ऐसी नहीं बनेंगी, और कौन शिक्षक बनेंगे जब ऐसे शिक्षक बनेंगे जो कि, आपको मैं क्या बताऊं, शिक्षकों की स्थिति यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटी के लेवल की बात मैं कर रहा हूं,
वहां पर कास्टिज्म के आधार पर और दूसरे कंसिडरेशन के आधार पर भर्तियां हो रही हैं, इसकी भी रिपोर्ट आपको मिलती होगी। तो ये सारी स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि अब जब तक जनता सामने न आए संगठित होकर के, तब तक हमको तो नहीं उम्मीद है कि कोई आसानी से कोई सलूशन ये निकल बड़ी बात पाएगा। कही है और हाँ। सभी को ये लगता है कि यही सलूशन होगा। बहुत शुक्रिया हरकेश जी, हयात जी, फरहत कासिम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को धैर्य से सुना। लेकिन बहुत ही अनुभवी सांसद रहे हैं हरकेश बहादुर। वो बता रहे हैं कि भाई जब पहले अगर किसी नेता पर आरोप लग जाता था कि उसने घूस ली है, पैसा लिया है, नाजायज पैसा इकट्ठा किया, वो चुनाव हार जाता था, जनता ही वोट नहीं देती थी। क्या अब आज ऐसी स्थिति है? वो कह रहे हैं तो समाज को खुद सोचना पड़ेगा, इसका सल्यूशन कोई सरकार नहीं निकाल सकती। समाज, शिक्षा, समाज के अंदर इसको तलाशना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजों नहीं, इसको घर से तलाशना पड़ेगा कि बच्चे का जब हम उसकी पेरेंटिंग करते हैं तो उसके दिमाग में हम ये सारी चीज़ें भरते हैं कि तुम भी बहुत बड़े मकान में, कोठीनुमा मकान में रहो, गाड़ियों के फ्लीट में चढ़ो। तो जब वो अपनी कुव्वत से आगे नहीं बढ़ पाता है तो फिर उसके अंदर आता कि भाई हमें इस तरह की चीज़ें करें। तो पेरेंटिंग बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये हटेगा कैसे, इस पर काबू कैसे होगा? समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, समाज को इस पर हल्ला बोलेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।